हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के बहुत ही मशहूर नॉवेल ABC मर्डर्स का तीसरा भाग। इसके पहले 2 भाग सुनने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इससे आगे के भाग सुनने के लिए वीडियो के अंत में दिए गए भाग 4 और भाग 5 के वीडियो पर क्लिक करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ABC मर्डर्स, अध्याय 14। मुझे तीसरे खत का आना अच्छी तरह याद है। इस बार हर तरफ से पूरी सतर्कता रखी गई थी ताकि जब भी ABC अपना काम दोबारा शुरू करे तो किसी भी तरह की देरी ना हो। स्कॉटलैंड यार्ड का एक जवान सार्जेंट हमारे घर पर लगा दिया गया था ताकि अगर मैं और पॉयरो घर पर ना हों तो जो कुछ भी पीछे से आए उसे खोलना उसकी ड्यूटी थी, ताकि वो बिना समय गंवाए तत्काल हेडक्वार्टर से संपर्क कर सके। जैसे जैसे दिन बीतते गए हम सब और भी तनाव में घिरते गए। जैसे जैसे इंस्पेक्टर क्रोम के उम्मीद जगाने वाले सुराग खत्म होने लगे, उसका खुद को अलग थलग और बाकी सबसे बेहतर समझने का रवैया और भी अलग थलग और उम्दा हो गया। बैटी बर्नॉर्ड के साथ देखे जाने वाले मर्दों के हुलिये बेकार साबित हुए। बेक्सहिल और कूडन के आसपास देखी गई कई कारों के बारे में या तो पूरी जानकारी मिल गई या कुछ भी पता नहीं चला। ABC रेलवे गाइड की खरीदारी के बारे में जांच करने से कई मासूम लोगों को असुविधा हुई। जहां तक हमारा ताल्लुक था, जब जब दरवाजे पर डाकिये की जानी पहचानी ठक ठक सुनाई देती, आशंका से हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ जातीं। कम से कम मेरे बारे में तो ये सही था और मुझे पूरा यकीन है कि पॉयरो को भी ज़रूर ऐसा ही लग रहा होगा। मैं जानता था कि वो इस केस को लेकर बहुत खुश नहीं था। उसने लंदन से बाहर जाने से मना कर दिया था ताकि कोई मुसीबत आने पर वो सही जगह पर पहले ही मौजूद हो। जिस दिन ABC की तीसरी चिट्ठी आई उस दिन शुक्रवार था। शाम की डाक आई करीब 10 बजे। जब हमने जाने पहचाने कदमों की आहट और खटखट सुनी तो मैं जल्दी से लेटर बॉक्स तक गया। मुझे याद है कि वो कुल 4 या 5 चिट्ठियां थीं। मैंने जो सबसे आखिर में देखी उस पर पता लिखे होने की जगह छपे हुए अक्षरों को चिपकाया गया था। मैं जोर से चिल्लाया, पॉयरो! वो आ गई। आ गई? जल्दी खोलो, हर घड़ी कीमती है। हमें अपनी आगे की योजना तय कर लेनी चाहिए, पॉयरो ने मुझसे भी जल्दी दिखाते हुए कहा। मैंने चिट्ठी को फाड़कर खोल दिया और पहली बार पॉयरो ने मुझे इस बेतरतीबी के लिए डांटा नहीं। अंदर से टाइप किया हुआ एक कागज़ निकला। मैं ऊंची आवाज़ में उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेचारे मिस्टर पॉयरो, तुम जुर्मों के मामले में इतने भी अच्छे नहीं जितना तुम समझते थे। देखते हैं अगर इस बार तुम कुछ बेहतर कर पाओ। इस बार काफ़ी आसान है। 30 तारीख को चर्चटन। इस बारे में कुछ करने की कोशिश ज़रूर करना। एक ही ढंग से बार बार अपना काम करते जाना और बार बार तुम्हारी हार होते देखना मेरे लिए कुछ बोरिंग है। हमेशा से तुम्हारा ABC गाइड की अपनी कॉपी की ओर भागते हुए मैंने कहा, ज़रा देखें तो ये चर्चटन है कहाँ पर। पॉयरो की तीखी आवाज़ ने मुझे टोका, हेस्टिंग्स, ये खत लिखा कब गया है? उस पर छपी तारीख देखकर बताओ। मैंने हाथ में पकड़े खत पर नज़र डाली। 27 को लिखा गया, मैंने कहा। क्या तुमने ठीक से पढ़ा है हेस्टिंग्स? उसने हत्या की तारीख 30 ही दी है। हाँ, 30 ही दी है, ये देख लो। हे भगवान! हेस्टिंग्स, क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि 30 तारीख तो आज ही है? मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। पॉयरो ने फटा हुआ लिफाफा फर्श पर से उठाया। पते के बारे में किसी अजीब सी चीज़ ने मेरे दिमाग पर हल्का सा असर डाला था, लेकिन मैं उसके अंदर क्या लिखा था ये जानने के लिए इतना उतावला था कि मैंने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन दिनों पॉयरो व्हाइट हेवन मैंशंस में रह रहा था। पता इस तरह लिखा था, मिस्टर पॉयरो, व्हाइट हॉर्स मैंशंस। कोने के पास लिखा था, व्हाइट हॉर्स मैंशंस में नहीं मिला, व्हाइट कोर्ट मैंशंस में भी नहीं मिला, व्हाइट हेवन मैंशंस में कोशिश करो। पॉयरो धीमे से फुसफुसाया, क्या किस्मत भी इस पागल आदमी का साथ दे रही है? जल्दी करो, हमें फौरन स्कॉटलैंड यार्ड चलना होगा। 1 मिनट बाद ही हम फ़ोन पर क्रोम से बात कर रहे थे। अपने पर काबू रखने वाले इंस्पेक्टर ने पहली बार ओह सच में नहीं कहा, बल्कि होठों पर आई एक गाली को जल्दी से दबा दिया।
हम जो कह रहे थे उसने ध्यान से सुना और फिर फ़ोन काट दिया ताकि जितनी जल्दी हो सके चर्स्टन से संपर्क स्थापित किया जा सके। पॉयरो धीरे से बुदबुदाया, बहुत देर हो गई, हम पक्का नहीं कह सकते। मैंने कमज़ोर सी दलील दी। उसने घड़ी की तरफ देखा। 10:20 हुए हैं, सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट बचते हैं। क्या ये संभव है कि एबीसी ने इतनी देर तक अपना हाथ रोके रखा होगा? मैंने रेलवे गाइड जो ताक पर से उठाई थी उस पर एक नज़र डाली। मैंने पढ़ा, चर्स्टन, डेवन, पैडिंगटन से 204 मील दूर, जनसंख्या 656। काफ़ी छोटी जगह लगती है पॉयरो। यकीनन इस आदमी पर वहाँ काफ़ी लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन फिर भी एक और आदमी की ज़िंदगी तो चली ही जाएगी। वहाँ जाने वाली गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? मेरे ख्याल से कार से ट्रेन जल्दी पहुँचेगी, ज़रा चेक करके बताओ, पॉयरो ने कहा। मैंने देखा और उसे बताया, आधी रात को एक ट्रेन है न्यूटन एबॉट तक स्लीपिंग कार, 6:08 पर वहाँ पहुँचती है और फिर चर्स्टन 7:15 पर। क्या ये पैडिंगटन से जाती है? हाँ, तो ठीक है, हम वही लेंगे। चलने से पहले तुम्हारे पास आगे की खबर लेने का समय नहीं होगा। हमें आज रात या कल सुबह बुरी खबर मिलती है तो क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि वो कब मिली? उसने थोड़े तीखे स्वर में कहा। हाँ, ये तो है, मैंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। फिर मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा सामान एक सूटकेस में डाल लिया, जबकि पॉयरो ने एक बार फिर से स्कॉटलैंड यार्ड को फ़ोन किया। कुछ पल के बाद वो बेडरूम में आया और बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऐसा क्या करने में बिजी हो? मैं तुम्हारे लिए सामान पैक कर रहा था पॉयरो, मैंने सोचा इससे टाइम बच जाएगा। तुम थोड़ा ज़्यादा ही भावुक हो रहे हो हेस्टिंग्स, इससे तुम्हारे हाथों और दिमाग पर और काम करने के तरीके पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। क्या कोट तह करने का ये तरीका होता है? और ज़रा देखो, तुमने मेरे पाजामे को क्या कर दिया। अगर हेयर वॉश टूट गया तो उनका क्या होगा? मैं ज़ोर से चिल्लाया। भगवान के लिए पॉयरो, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। हमारे कपड़ों का क्या होता है, उससे भला क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे अंदर संयम रखने की काबिलियत नहीं है हेस्टिंग्स। ट्रेन के चलने के समय से पहले हम ट्रेन को पकड़ ही नहीं सकते, और कपड़ों को खराब करने से कत्ल को रोकने में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। अपना सूटकेस मुझसे लेकर वो खुद अपनी पैकिंग करने लगा। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो जो सबसे पहला आदमी हमें दिखाई दिया वो था इंस्पेक्टर क्रोम। उसने पॉयरो की सवालिया नज़रों का जवाब दिया। अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। जितने लोग भी उपलब्ध हैं वे सब सावधान हैं। जिन लोगों का नाम सी से शुरू होता है उन सबको फ़ोन पर चेतावनी दी जा रही है। सिर्फ एक संभावना है। वो खत कहाँ है? पॉयरो ने खत जेब से निकालकर उसे दे दिया। उसने खत को देखा और एक भद्दी सी गाली दी। क्या किस्मत है, भाग्य भी इस आदमी का साथ दे रहा है। क्या तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया? मैंने सलाह दी। क्रोम ने नामे सिर हिलाया। नहीं, उसके अपने नियम हैं, पागलपन से भरे नियम, और वो उनका पालन भी करता है। वो पूरी चेतावनी देता है, उसने ये साबित कर दिया है, और यहीं पर उसकी शेखीबाजी आती है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो आदमी व्हाइट हाउस विस्की पीता है। ना चाहते हुए भी पॉयरो तारीफ करता हुआ बोला। बोतल उसके सामने होती है और फिर वो अक्षर टाइप करता है। बिल्कुल, क्रोम ने कहा, हम सब ने कभी ना कभी यही किया है, बिना सोचे समझे उस चीज़ का अनुसरण जो हमारी आंखों के ठीक सामने होती है। उसने वाइट से शुरू किया और हेवन की जगह हॉर्स लिख दिया। अगर खुशकिस्मती से कुछ नहीं भी होता है तो भी हम सबको चर्स्टन में होना चाहिए। कातिल वहीं पर है, या कम से कम आज तो है ही। आखिरी पल तक यहाँ मेरा एक आदमी फ़ोन पर रहेगा, अगर कहीं कुछ हो जाए तो हमें खबर देने के लिए। तब हमें पता चला कि क्रोम भी उसी गाड़ी से चर्स्टन जा रहा था। जैसे ही हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म से चली, हमने एक आदमी को दौड़कर आते हुए देखा। वो इंस्पेक्टर की खिड़की तक आया और उससे कुछ बोला। जब गाड़ी स्टेशन से बाहर निकल गई तो पॉयरो और मैं गाड़ी के कॉरिडोर से होकर इंस्पेक्टर के स्लीपर डिब्बे तक पहुंचे। क्या आपको कोई खबर मिली है? पॉयरो ने पूछा। जितनी बुरी हो सकती थी उससे भी बुरी। सर कारमाइकल क्लार्क के सिर को कुचला हुआ पाया गया है। हालांकि सर कारमाइकल क्लार्क को आम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत प्रतिष्ठित था। वो अपने समय का जाना माना गले का डॉक्टर था। अपने काम से रिटायर होने के बाद अब वो काम कर सकता था जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, चीनी मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करना।
कुछ सालों पहले अपने एक अंकल से बहुत बड़ी रकम विरासत में पा लेने के बाद अब वो अपने इस शौक को जी भरकर पूरा कर सकता था और इसीलिए इन कुछ सालों में वो चीनी कला के जाने माने खजाने का मालिक बन चुका था। वो शादीशुदा था लेकिन उसके बच्चे नहीं थे और डेवन समुद्र तट पर खुद के बनवाए हुए एक घर में वो रहता था। सिर्फ कभी कभी खास मौक़ों पर ही लंदन जाता था, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण नीलामी इत्यादि। ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी कि जवान खूबसूरत बेटी बर्नार्ड की मौत के बाद कारमाइकल की मौत सालों तक अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी बनी रहेगी। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है प्रचार से वो काम हो जाए जो हमारे प्रयासों से नहीं हो सका है। अब पूरा देश एबीसी का इंतज़ार करेगा और हमारी बदकिस्मती ये है कि वो खुद भी यही चाहता है। मैंने कहा, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हो सकता है कि यही उसकी बर्बादी की वजह बन जाए। सफलता की तसल्ली के बाद हो सकता है वो थोड़ा लापरवाह हो जाए। मुझे यही उम्मीद है कि शायद उसे अपनी ही चालाकी का नशा हो जाए। ये सब कितना अजीब है पॉयरो। मेरे मन में एक विचार आया और मैं हैरानी से बोला, क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि ये इस तरह का पहला अपराध है जिस पर तुम और मैं एक साथ काम कर रहे हैं? अभी तक जितने भी कत्लों पर हमने काम किया है वो सब निजी कारणों से किए गए थे। हाँ, ठीक कहते हो मेरे दोस्त। अब तक हमेशा ही हमें भीतर से काम करना पड़ा है। मृतक का बीता हुआ कल हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। सबसे अहम मसला होता है उसकी मौत से किसको फ़ायदा है, उसके आसपास के लोगों में से किसके पास जुर्म करने का मौका था। बात हमेशा समय पर जुर्म की रही है। हमारे आपसी साथ में पहली बार ये एक क्रूर और बिना किसी व्यक्तिगत कारण के की गई हत्या है, बाहर से की गई हत्या। लेकिन इसमें एक बात और भी है, उसका पता लगाना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो पागलपन है। किसी चतुर या सयाने इंसान द्वारा किया गया अपराध ज़्यादा उलझा हुआ होता है। यहाँ सिर्फ उसकी सोच को पकड़ने की बात है। ये एबीसी का मामला, इसमें कई गलतियाँ हैं। बस अगर मुझे इसके पीछे की सोच समझ में आ जाए तो सब कुछ बहुत ही साफ और आसान हो जाएगा। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस खींचकर अपना सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोला, ये अपराध अब और नहीं होने चाहिए। मुझे जल्दी ही सच्चाई का पता लगाना होगा हेस्टिंग्स। अब जाओ, थोड़ा सो लो। कल हमारे पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। अध्याय 15। चर्चटन, जो एक तरफ ब्रिक्सहैम और दूसरी तरफ पैंगटन के बीच स्थित है, 10 साल पहले तक सिर्फ गोल्फ का एक मैदान था और मैदान के नीचे एक हरा फैलाव या नीचे समुंदर की तरफ जाता हुआ। इंसानी रिहाइश के नाम पर वहाँ सिर्फ खेतों पर बने 1-2 फार्म हाउस थे। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में चर्चटन और पैंगटन के बीच काफ़ी इमारतें बन गई थीं और पूरा सागर तट छोटे छोटे घरों, बंगलों और नई सड़कों से भर गया था। सर कारमाइकल क्लार्क ने वहाँ करीब 2 एकड़ की जगह खरीदी थी, जहाँ से बिना किसी रुकावट के समुंदर का नज़ारा दिखता था। जो घर उसने बनाया वो नए फैशन का था। वो सफ़ेद आयताकार घर था जो आँखों को बहुत खूबसूरत लगता था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, उन 2 कमरों को छोड़कर जिनमें उसके संग्रह की नुमाइश की जाती थी। हम करीब 8 बजे वहाँ पहुँचे। स्टेशन पर ही एक पुलिस अधिकारी हमें मिला और उसने हमें मौजूदा हालात की जानकारी दी। उसने हमें बताया कि सर कारमाइकल को हर रात खाने के बाद टहलने की आदत थी। जब पुलिस ने 11 बजे के कुछ देर बाद फ़ोन किया तो पता लगा कि वो तब तक वापस नहीं आया था। क्योंकि वो हमेशा एक ही रास्ते पर टहलता था, इसलिए पुलिस की सर्च पार्टी को उसकी लाश ढूंढने में देर नहीं लगी। मौत की वजह थी सिर पर पीछे से किसी भारी चीज़ से की गई चोट। लाश के ऊपर एक एबीसी गाइड उल्टी रखी हुई थी। हम करीब 8 बजे कारमाइकल के घर पहुंचे, जिसका नाम था कोम्बसाइड। एक बूढ़े से बटलर ने दरवाज़ा खोला, जिसके कांपते हाथों और परेशान हाल चेहरे से पता चल रहा था कि इस दुखद घटना का उस पर कितना बड़ा असर हुआ था। पुलिस अधिकारी ने उससे कहा, गुड मॉर्निंग डेवरिल। गुड मॉर्निंग मिस्टर वेल्स। लंदन से यही सज्जन आए हैं डेवरिल। इस तरफ आइए सर। वो हमें एक लंबे से खाने के कमरे में ले गया जहां नाश्ता लगा हुआ था। फिर वो बोला, मैं फ्रैंकलिन सर को लेकर आता हूँ। 1-2 मिनट के बाद एक लंबे ऊंचे धूप सेकने से तांबे के रंग जैसे हो गए आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। वो फ्रैंकलिन क्लार्क था, मरने वाले का इकलौता भाई। उसका हाव भाव आत्मविश्वास से भरे कुशल व्यक्ति जैसा था, जिसे अचानक आ पड़ी मुसीबत का सामना करने की आदत हो। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, उसने अंदर आते हुए हमसे कहा।
इंस्पेक्टर वेल्स ने हमारा परिचय कराया। ये सीआईडी के इंस्पेक्टर क्रोम हैं, ये मिस्टर हरक्यूल पॉयरो और ये कैप्टन हेस्टिंग्स। फ्रैंकलिन ने हम सब से एक एक करके हाथ मिलाया और साथ ही हम पर एक तीखी नज़र भी डाली। फिर उसने कहा, आइए नाश्ता कीजिए, हम खाते हुए बात कर सकते हैं। विरोध की कोई आवाज़ नहीं आई और जल्दी ही हम बढ़िया अंडों, बेकन और कॉफ़ी के साथ पूरा न्याय कर रहे थे। फ्रैंकलिन ने बताया, इंस्पेक्टर वेल्स ने कल रात मुझे हालात का कुछ कुछ अंदाज़ा दे दिया है। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा ऊटपटांग कहानी आज तक नहीं सुनी। मेरा मन बिल्कुल भी ये मानने को नहीं कर रहा कि मेरा भाई बेचारा किसी पागल हत्यारे का शिकार हो गया है, कि ये इस कड़ी में तीसरा कत्ल है और हर बार लाश के पास एक एबीसी गाइड रख दी गई है। ऐसा ही हुआ है मिस्टर क्लार्क, क्रोम ने कहा। लेकिन क्यों? ऐसे अपराध से किसी को क्या फायदा हो सकता है, चाहे वो मानसिक रूप से कितना भी बीमार क्यों ना हो। पॉयरो ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, आप सीधे मुद्दे पर आ गए हैं मिस्टर फ्रैंकलिन। इस पड़ाव पर तो अभी कारण ढूंढने का कोई खास फायदा नहीं है। ये काम तो किसी मनोचिकित्सक का है। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपराधी मानसिकता का कुछ अनुभव है और कारण बेहद नाकाफी होते हैं। ऐसे लोगों में अपने आप को दिखाने की इच्छा होती है, आम लोगों की नज़र में चमकने की, हीरो बनने की, कुछ करने की इच्छा होती है। ये सब सुनकर क्लार्क बहुत ही हैरान था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, जो भी है, लेकिन ऐसा आदमी काफ़ी देर तक बिना पकड़ में आए नहीं रह सकता। क्या आपको ऐसा लगता है? वो आदमी बहुत ही चालाक है। आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा आदमी बाहर से दिखने में एकदम साधारण होता है। वो ऐसे वर्ग से होता है जिसे या तो नज़रअंदाज कर दिया गया होता है या फिर उसका मजाक उड़ाया गया होता है। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ मिस्टर क्लार्क? क्रोम ने अपना नाश्ता खत्म करते हुए कहा। जी ज़रूर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कल आपका भाई पूरी तरह से सामान्य था या कुछ असामान्य बात थी? उसे कोई खास तरह का खत तो नहीं मिला था? कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई थी जिससे वो कुछ परेशान हो? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो वो रोज़ की तरह ही था। यानी किसी भी तरह से परेशान या चिंतित नहीं था? माफ़ कीजिए इंस्पेक्टर, मैंने ऐसा नहीं कहा। परेशान और चिंतित रहना मेरे भाई के लिए एक आम बात थी। ऐसा क्यों? शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मेरी भाभी लेडी क्लार्क की सेहत काफ़ी ख़राब है। असल में उसे कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। उसकी बीमारी ने मेरे भाई के दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा असर किया है। मैं कुछ समय पहले ही विदेश से लौटा हूँ और अपने भाई में ये बदलाव देखकर मैं हैरान रह गया था। पॉयरो ने बीच में ही सवाल पूछा, मान लीजिए मिस्टर क्लार्क, आपका भाई एक चट्टान के पास गोली लगे हुए पाया जाता या गोली लगने के बाद एक रिवॉल्वर उसके पास पड़ा हुआ पाया जाता, तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता? साफ साफ कहूँ तो मैं झट इस नतीजे पर पहुंच जाता कि उसने खुदकुशी कर ली है, फ्रैंकलिन ने कहा। लेकिन ये किसी तरह भी खुदकुशी नहीं थी, क्रोम ने बीच में ही रूखेपन से कहा। ये बताइए मिस्टर क्लार्क कि आपके भाई को रोज़ शाम को टहलने जाने की आदत थी? जी हाँ, वो हमेशा जाता था। हर रात को? जी हाँ, सिवाय उसके अगर तेज़ बारिश ना हो रही हो तो। घर में हर किसी को इस आदत के बारे में पता था? जी बिल्कुल। और घर से बाहर के लोगों को? मैं समझा नहीं, बाहर के लोगों से आपका क्या मतलब है? माली को इसका पता हो सकता है या शायद नहीं भी, मैं नहीं कह सकता। गांव के लोगों को? देखिए, सही कहें तो हमारी ये जगह गांव नहीं है। चर्चटन में डाकघर भी है और छोटे छोटे घर भी हैं, लेकिन यहाँ कोई गांव या दुकानें नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ घूमते हुए किसी भी अजनबी को आसानी से पहचान लिया जाएगा। जी नहीं, फ्रैंकलिन ने कहा, इसका ठीक उल्टा होगा। अगस्त के महीने में दुनिया का ये हिस्सा पूरी तरह अजनबियों से भरा होता है। वे हर दिन कारों में, बसों में या पैदल ही ब्रिक्सहैम, टॉर्के या पैंगटन से आते रहते हैं। वो देखिए, वो सामने जो ब्रॉडसैंड्स बीच है वो बहुत ही लोकप्रिय बीच है, और एल्बरी कोव भी। ये एक जानी मानी खूबसूरत जगह है और लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। काश वे नहीं आते होते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जून और जुलाई के शुरू में ये जगह कितनी शांत और सुंदर होती है। तो यानी आपको नहीं लगता कि कोई अजनबी यहाँ लोगों की नज़र में आएगा?
जी बिल्कुल नहीं, अगर वो बिल्कुल ही पागलपन की हरकतें करने पर उतारू ना हो जाए तो। और ऐसा तो वो कतई नहीं करने वाला, क्रोम ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। वो आदमी ज़रूर इस जगह पर निगरानी करता रहा होगा और उसने आपके भाई की शाम को घूमने की आदत के बारे में पता लगा लिया होगा। अच्छा ये बताइए कि कल उनसे मिलने तो कोई नहीं आया था? मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन फिर भी डेवरिल से पूछ लेता हूँ। उसने घंटी बजाई और यही सवाल बटलर से पूछा। उसने हाथ बांधे हुए जवाब दिया, जी नहीं सर कारमाइकल से मिलने कोई नहीं आया। मैंने घर के आसपास भी किसी को घूमते हुए नहीं देखा, ना ही नौकरानियों ने देखा, क्योंकि मैं उनसे पहले ही पूछ चुका हूँ। क्रोम ने बटलर को वापस जाने का इशारा किया और वो वापस चला गया। उसके निकलते ही एक युवती भीतर दाखिल हुई। जैसे ही वो अंदर आई, फ्रैंकलिन क्लार्क उठकर खड़ा हो गया। ये मिस ग्रे हैं जेंटलमैन, मेरे भाई की सेक्रेटरी। लड़की के असाधारण गोरे रंग ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसके बाल राख जैसे रंग के थे, आंखें हल्की स्लेटी और एक प्रकार से चमकता पारदर्शी पीलापन जो अक्सर नॉर्वे और स्वीडन के लोगों में देखने को मिलता है। उसकी उम्र रही होगी कोई 27 वर्ष और वो उतनी ही काबिल दिख रही थी जितनी सुंदर। उसने बैठते हुए पूछा, क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? क्लार्क उसके लिए एक कॉफ़ी का कप लाया, लेकिन उसने मना कर दिया। क्रोम ने उससे पूछा, सर कारमाइकल की डाक तुम ही संभालती थी? जी हाँ, सारा काम मैं ही देखती थी। क्या उनको कभी कोई ऐसा पत्र मिला था जिस पर भेजने वाले के नाम की जगह ABC या कुछ और लिखा हो? ABC? जी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी अपनी शाम की सैर के वक्त किसी को बेमतलब आसपास मंडराते हुए देखने का जिक्र किया तुमसे? जी नहीं, उन्होंने ऐसी कोई बात कभी नहीं की। और तुमने खुद भी यहाँ किसी अजनबी को नहीं देखा? जी बेमतलब घूमते तो नहीं देखा, लेकिन इन दिनों बहुत से लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। अक्सर ही ऐसे लोग दिख जाते हैं जो बिना किसी उद्देश्य गोल्फ लिंक्स में या समुंदर की तरफ जाती सड़कों पर घूम रहे होते हैं। हर साल इन दिनों में लगभग जो भी आदमी दिखाई देते हैं वो सब अजनबी ही होते हैं। इंस्पेक्टर क्रोम ने सर कारमाइकल की रात की सैर की जगह देखने की इच्छा जताई। फ्रैंकलिन क्लार्क आगे आगे चला और मिस ग्रे भी हमारे साथ आ गई। वो और मैं बाकी लोगों से थोड़ा पीछे थे। मैंने उससे कहा, ये हादसा आप सब लोगों के लिए ज़बरदस्त धक्का रहा होगा। जी हाँ, बड़ा ही अविश्वसनीय लगता है, यकीन ही नहीं होता। रात को जब पुलिस का फ़ोन आया तो मैं सोने चली गई थी। मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही थीं और आखिर में मैंने अपने कमरे से निकलकर पूछा कि क्या चल रहा है। डेवरिल और मिस्टर क्लार्क लालटेन लेकर बाहर जा रहे थे। सर कारमाइकल अपनी सैर से अक्सर कब तक वापस आ जाते थे? मैंने पूछा। करीब 9:45 तक। वो पीछे वाले दरवाजे से खुद ही अंदर आ जाते थे और कभी सीधे सोने चले जाते थे, कभी गैलरी में चले जाते थे जहाँ पर उनका सारा कलेक्शन रखा था। इसीलिए अगर पुलिस फ़ोन नहीं करती तो तब तक उनके ना होने का पता ही नहीं चलता, जब तक सुबह के समय कोई उन्हें बुलाने नहीं जाता। उनकी पत्नी के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा रहा होगा, मैंने पूछा। लेडी क्लार्क को काफ़ी हद तक मॉर्फिया पर रखा जाता है। मेरे ख्याल में तो वो इतनी सुन्न सी रहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता आसपास क्या चल रहा है। अब तक हम बगीचे के दरवाजे से निकलकर गोल्फ लिंक्स में आ गए थे। उसके एक किनारे से होते हुए हम सीढ़ी पार करके एक ढलाव वाली घुमावदार सड़क पर पहुंच गए। फ्रैंकलिन क्लार्क ने हमें बताया, ये एल्बरी कोव की तरफ जाती है, लेकिन 2 साल पहले एक नई सड़क बनाई गई जो ब्रैडसेंड्स और फिर एल्बरी कोव जाती है, इसलिए ये सड़क अब काफ़ी सुनसान रहती है। हम सड़क पर आगे चलते गए। उसके अंत में एक रास्ता पौधों और कांटेदार झाड़ियों से होता हुआ समुंदर तक चला गया था। अचानक हम एक हरी भरी पट्टी पर निकल आए जहाँ से नीचे समुंदर दिखता था और तट के चमकते सफ़ेद पत्थर। चारों ओर गहरे हरे पेड़ नीचे समुंदर तक जा रहे थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, सफ़ेद, गहरी हरी और नीलम के रंग की। कितना सुंदर, मैंने हैरानी से कहा। क्लार्क उदास स्वर में बोला, ये मेरे भाई की रात की सैर की जगह थी। वो यहाँ तक आता था और फिर दाईं ओर की बजाय बाईं ओर मुड़कर खेत और मैदान पार करके घर वापस जाता था। हम आगे बढ़ते रहे और मैदान के बीचों बीच झाड़ी के पास उस जगह पर पहुँच गए जहाँ उसकी लाश मिली थी। क्रोम ने सिर हिलाया। काफ़ी आसान। वो आदमी यहाँ अंधेरे में खड़ा होगा, आपके भाई ने कुछ भी नहीं देखा होगा जब तक कि उसके ऊपर वार नहीं हो गया होगा। मेरे पास खड़ी लड़की कांप उठी। फ्रैंकलिन क्लार्क ने उससे कहा,
अपने आप को संभालो थोड़ा, ये बहुत ही पाशविक है, लेकिन सच्चाई से कतराने का कोई फायदा नहीं। हम घर वापस चले गए, जहां फोटो लिए जाने के बाद शव को ले जाया गया था। जब हम चौड़ी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक डॉक्टर हाथ में काला बैग पकड़े एक कमरे से बाहर आया। क्लार्क ने उससे पूछा, हमें बताने के लिए कोई बात डॉक्टर? डॉक्टर ने सिर हिलाकर इनकार किया। ये एकदम सीधा साधा केस है, तकनीकी बारीकियों को मैं तहकीकात के लिए छोड़ूंगा। जो भी हो, उन्हें तकलीफ नहीं हुई, उनकी मृत्यु तत्काल ही हो गई होगी। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ा और बोला, मैं जाकर लेडी क्लार्क को देखता हूँ। हॉस्पिटल की नर्स बरामदे में कुछ आगे बने एक कमरे से बाहर आई और डॉक्टर उसके पास चला गया। हम उस कमरे में चले गए जिसमें से डॉक्टर बाहर आया था। मैं जल्दी ही बाहर आ गया। थोरा ग्रे अभी भी सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। क्या बात है मिस ग्रे? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा, फिर बोली, मैं डी के बारे में सोच रही थी। डी के बारे में? हाँ, अगली हत्या। हमें कुछ करना चाहिए, इसे रोकना ही होगा। मेरे पीछे पीछे क्लार्क भी कमरे से बाहर आ गया। क्या रोकना होगा थोरा? ये भयानक हत्याएं। हाँ बिल्कुल, उसका जबड़ा बाहर को उभर आया। मैं मिस्टर पॉयरो से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इंस्पेक्टर क्रोम काबिल आदमी है। मैंने उसे बताया कि वो एक काफ़ी होशियार अफसर माना जाता था, लेकिन मेरी आवाज़ में शायद उतना उत्साह नहीं था जितना होना चाहिए था। क्लार्क बोला, उसका बात करने का स्टाइल बड़ा ही अग्रेसिव है। ऐसा लगता है जैसे उसे सब पता है, लेकिन उसे वाकई कितना पता है? जहाँ तक मुझे लगता है उसे कुछ नहीं पता। मेरे पैसे के लायक तो मिस्टर पॉयरो हैं। मेरे पास एक योजना है, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। बरामदे में आगे बढ़कर उसने उसी दरवाजे पर दस्तक दी जिससे डॉक्टर भीतर गया था। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। लड़की ठीक अपने सामने एकटक देख रही थी। आप क्या सोच रही हैं मिस ग्रे? मैंने पूछा। उसने धीरे से नज़रें मेरी ओर उठाईं, फिर बोली, मैं सोच रही हूँ कि अब वो कहाँ होगा। मेरा मतलब वो हत्यारा। हत्या हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए। काश हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि रखने वाला संत होता जो देखकर हमें बता सकता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा। थोरा ग्रे ने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, जी हाँ, बेशक। इतना कहकर वो सीढ़ियाँ उतर गई। मैं वहाँ एक पल रुका रहा, उसके शब्दों के बारे में मन ही मन सोचता हुआ। ABC, इस वक्त कहाँ होगा वो? अध्याय 16। अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट बाकी दर्शकों के साथ टॉर्के थिएटर से बाहर आया, जहां वो एक बहुत ही भावनापूर्ण फिल्म देख रहा था, नॉट अ स्पैरो। दोपहर की धूप में बाहर आते ही उसने पलकें झपकाईं और एक खोए हुए कुत्ते की तरह अपने आसपास देखा, जो उसकी खासियत थी। फिर वो अपने आप से ही बोला, ये बस एक ख्याल है। तभी अखबार बेचने वाले लड़के उसके पास से चिल्लाते हुए गुजरे, ताज़ा खबर, ताज़ा खबर, पागल हत्यारा चर्चटन में। उनके हाथों में इश्तेहार थे जिन पर लिखा था, चर्चटन हत्या, ताज़ा खबर। कस्ट ने अपनी जेब टटोली, एक सिक्का निकाला और अखबार खरीद लिया, लेकिन तुरंत उसे खोला नहीं। प्रिंसेस गार्डन जाकर वो टॉर्के सागर तट के सामने एक जगह ओट में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। बड़ी बड़ी सुर्खियां थीं। सर कारमाइकल क्लार्क की हत्या, चर्चटन में भयंकर दुर्घटना, मानसिक रूप से बीमार हत्यारे का काम। उसके नीचे लिखा था, केवल 1 महीना पहले पूरा इंग्लैंड बैक्सहिल में एक जवान लड़की एलिजाबेथ बर्नॉर्ड की हत्या हो जाने से हैरान रह गया था। पाठकों को याद होगा कि एक ABC रेलवे गाइड उस केस का हिस्सा थी। सर कारमाइकल क्लार्क के शव के पास भी एक ABC पाई गई है और पुलिस का मानना है कि दोनों अपराध एक ही व्यक्ति ने किए हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक पागल हत्यारा हमारे सागर तट पर खुला घूम रहा है? मिस्टर कस्ट के पास बैठे फ्लालेन की पैंट पहने एक युवक ने टिप्पणी की, बड़ा ही खतरनाक केस है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? कस्ट एकदम से उछल पड़ा। युवक ने देखा कि उसके हाथ इस तरह कांप रहे थे कि वो बड़ी मुश्किल से अखबार को पकड़े था। युवक ने गपशप करने के लहजे में फिर से कहा,
पागलों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पता है, वो हमेशा देखने में पागल नहीं लगते, अक्सर मेरे और आपके जैसे लगते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, कस्ट ने कहा। हाँ, ये बिल्कुल सच है। कई बार तो युद्ध उनका दिमाग हिला देता है और फिर वो कभी ठीक हो ही नहीं पाते। शायद तुम ठीक कह रहे हो, कस्ट ने कहा। मुझे लड़ाइयाँ, युद्ध अच्छे नहीं लगते, युवक ने कहा। कस्ट उसकी ओर मुड़ा, फिर धीरे से बोला, मुझे प्लेग, कैंसर और दूसरी बीमारियां अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो होती तो हैं। अरे लेकिन युद्धों को तो रोका जा सकता है ना, युवक ने बड़े ही यकीन के साथ कहा। कस्ट हंस पड़ा और कुछ देर तक हंसता ही रहा। युवक कुछ सतर्क हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी भी थोड़ा पागल लगता है। फिर वो बोला, माफ़ी चाहता हूं सर, मेरे ख्याल में आप युद्ध पर गए हैं। हाँ, गया था, और उसने मुझे बहुत अस्थिर कर दिया। तभी से मेरा सिर ठीक नहीं रहता, दुखता ही रहता है, बुरी तरह दुखता रहता है। ओह, इसके लिए मुझे अफसोस है, युवक ने अटपटी आवाज में कहा। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या वाकई? अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, युवक बोला और जल्दी से वहां से उठकर चला गया। वो जानता था कि जब लोग अपनी सेहत के बारे में बात करते हैं तो फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। कस्ट अपने अखबार के साथ वहीं बैठा रहा। वो उसे बार बार पढ़ता रहा। लोग उसके सामने से गुजरते रहे। अधिकतर लोग उसी हत्या की बात कर रहे थे। काफ़ी देर के बाद कस्ट ने बड़ी सफाई से अखबार की तह बनाई और सीट पर रख दी। फिर वो उठकर आराम से शहर की ओर चल दिया। अनेकों लड़कियां उसके पास से गुजरीं, सफ़ेद, गुलाबी, नीले रंग के फ्रॉक और गर्मियों की पोशाकें पहने। वे हंसती और खिलखिलाती जा रही थीं। उनकी आंखें पास से गुजरने वाले मर्दों को तौल रही थीं। एक बार भी उनकी आंखें एक पल के लिए भी कस्ट पर नहीं ठहरीं। शहर पहुंचकर वो एक रेस्टोरेंट में चला गया और एक छोटी मेज़ पर बैठकर उसने चाय और डेवनशर क्रीम का ऑर्डर दिया। अध्याय 17। सर कार्माइकल क्लार्क की हत्या के बाद ABC रहस्य बहुत ही मशहूर हो गया। अखबारों में अब और ज़्यादा कुछ नहीं होता था। कई तरह के सुराग मिलने की खबरें आती। बताया जाता कि जल्दी ही कई गिरफ्तारियां होने वाली थीं। हत्या से दूर दूर से संबंधित किसी भी व्यक्ति या जगह की तस्वीरें छपतीं। जो भी कोई इंटरव्यू देना चाहता उसका इंटरव्यू छप जाता। संसद में इसके बारे में सवाल पूछे जाते। अब एंडोवर हत्या को भी दूसरी दोनों हत्याओं के साथ जोड़ दिया गया था। स्कॉटलैंड यार्ड का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने से ही हत्यारे को पकड़ा जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन की सारी जनता अब शौकिया जासूस बन गई थी। डेली फ्लिकर अखबार को ये शीर्षक छापने की प्रेरणा मिल गई, वो आपके शहर में हो सकता है। और इन सब के बीचों बीच इनका केंद्र बिंदु था पॉयरो। उसे भेजे गए पत्र भी अखबार में छापे गए और उनकी कॉपियां भी बनाई गईं। उसे अपराधों को न रोक पाने के लिए खूब गालियां भी दी गईं और ये कहकर उसका बचाव भी किया गया कि वो जल्दी ही कातिल का नाम बताने वाला था। पत्रकार उसे लगातार इंटरव्यू के लिए तंग करते। आज मिस्टर पॉयरो ने क्या कहा? नीचे बेवकूफ़ी भरी बातों से भरा एक पूरा कॉलम होता। मिस्टर पॉयरो स्थिति को गंभीरता से लेते हैं। मिस्टर पॉयरो सफलता की कगार पर। मिस्टर पॉयरो एक बार फिर से असफल हुए। मिस्टर पॉयरो के खास दोस्त कैप्टन हेस्टिंग्स ने हमारे विशेष संवाददाता को बताया कि वे बस हत्यारे को पकड़ने ही वाले हैं। और भी इसी तरह की न जाने क्या क्या बकवास। अपने बारे में लिखी इन सब बातों से तंग आकर एक दिन मैंने पॉयरो से कहा, पॉयरो, मैंने किसी भी संवाददाता को ऐसा कुछ नहीं कहा है जो इन्होंने लिखा है। मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता हूँ हेस्टिंग्स, अच्छी तरह जानता हूँ। कहे गए और लिखे गए शब्दों में खाई जितना अंतर होता है। वाक्यों को ऐसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है कि उनका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाए। तुम अपने आप को परेशान मत करो, इस सब की कोई अहमियत नहीं है। हो सकता है ये बेवकूफ़ियाँ हमारी कुछ मदद ही करें। वो कैसे? मैंने पूछा। अगर हमारा पागल हत्यारा वो पढ़ ले जो डेली ब्लॉग को दिया गया मेरा बयान समझा जाता है, तो वो एक विरोधी के रूप में मेरी इज्जत करना बिल्कुल छोड़ देगा। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों ही मुस्कुरा दिए। ऐसा नहीं था कि केस की तहकीकात को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा था। ठीक इसके विपरीत स्कॉटलैंड यार्ड और पुलिस
छोटे से छोटे सुराग के पीछे भाग रही थी। अपराध की जगहों के आसपास दूर दूर तक सारे होटलों, छात्रावासों और किराए के घरों को चलाने वालों से बारीकी से पूछताछ की जा रही थी। सैकड़ों कल्पनाशील लोगों की कहानियों की छानबीन की जा रही थी, जैसे कि उन्होंने किसी संदिग्ध से लगने वाले आदमी को इधर उधर आंखें घुमाते हुए देखा या एक डरावने आदमी को लुकते छुपते हुए जाते हुए देखा। छोटी से छोटी जानकारी को भी अनदेखा नहीं किया जा रहा था। रेलगाड़ियां, बसें, ट्राम, कुली, बस कंडक्टर, किताबों की दुकानें, लेखन सामग्री बेचने वाले, इन सभी से पूछताछ और तहकीकात का अटूट सिलसिला लगातार जारी था। कम से कम 20 लोगों को पूछताछ के लिए तब तक रोका गया जब तक वे पुलिस को उस रात अपनी सारी गतिविधियों के बारे में यकीन नहीं दिला पाए। कुछ नतीजे बिल्कुल ही कोरे नहीं थे। कुछ बयानों को उपयोगी समझकर लिख लिया गया, लेकिन बिना किसी और सबूत के वो कहीं और नहीं पहुंचा पाए। क्रोम और उसके साथी लगातार कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन पोयरो मुझे अजीब ढंग से कुछ ढीला ढाला लग रहा था। जब तब इस बारे में हमारी बहस हो जाती। पोयरो कहता, लेकिन मेरे दोस्त, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? रोजमर्रा की पूछताछ पुलिस मुझसे बेहतर कर लेती है। तुम तो हमेशा यही चाहते हो कि मैं कुत्ते की तरह भागता ही रहूं, और कुछ भी करने की बजाय तुम घर पर बैठ जाते हो, बिल्कुल खाली। ऐसा क्यों? मैं चिढ़कर कहता। क्योंकि मैं एक अक्लमंद इंसान हूं हेस्टिंग्स। मेरी ताकत मेरे दिमाग में है। हर वक्त जब तुम्हें लगता है कि मैं खाली बैठा हूं, असल में मैं सोच रहा होता हूं। सोच रहे होते हो? ये सोचने का वक्त है? हां, 1000 बार हां। लेकिन सोचने का फायदा क्या है? तुम्हें तीनों खूनों के सारे तथ्य जुबानी याद हैं। मैं तथ्यों के बारे में नहीं सोचता मेरे दोस्त, मैं उस पागल के दिमाग के बारे में सोचता हूं। पागल के दिमाग के बारे में? क्या मतलब? देखो, उसे एक पल में समझा नहीं जा सकता। जैसे ही मुझे ये समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह का आदमी है, तो तुरंत ये भी पता लग जाएगा कि वो कौन है। हर वक्त, हर बात से मैं कुछ न कुछ सीखता हूं। एंडोवर कत्ल के बाद हमें कातिल के बारे में क्या पता लगा? तकरीबन कुछ भी नहीं। बेक्सिल अपराध के बाद थोड़ा सा कुछ और। चर्स्टन अपराध के बाद थोड़ा कुछ और। शायद तुम ना देखना चाहो, लेकिन मुझे एक हल्की रूपरेखा दिखने लगी है। किसी चेहरे या आकृति की नहीं, बल्कि एक दिमाग की रूपरेखा। एक ऐसा दिमाग जो एक खास दिशा में काम करता है। अगले अपराध के बाद पोयरो, मैंने उसे बीच में ही टोका। हाँ हेस्टिंग्स, इस तथ्य से मुंह मोड़ने से कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल में अगला अपराध जरूर होगा। बहुत कुछ सही मौके पर निर्भर करता है। आज तक तो हमारा ये अनदेखा अनजाना कातिल किस्मत वाला रहा है। हो सकता है इस बार उसकी किस्मत पलट जाए। हर हाल में अगले अपराध के बाद हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। अपराध भयानक रूप से बहुत कुछ दिखाता है। अपना ढंग जैसे भी चाहे वो बदलने की कोशिश करे, लेकिन उसके कामों से उसकी पसंद, आदतें, सोचने का ढंग, ये सब प्रकट होंगे ही। कुछ उलझाने वाले संकेत भी होते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे 2 दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही ये सारी बातें मेरे सामने साफ हो जाएंगी और मैं जान जाऊंगा कि वो कौन है। नहीं हेस्टिंग्स, मुझे उसका नाम और पता मालूम नहीं चलेगा। मैं ये जान जाऊंगा कि वो किस तरह का आदमी है और किस तरह से सोचता है। और फिर उसके बाद क्या होगा? फिर मैं मछली पकड़ने जाऊंगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मछुआरे को पता होता है कि किस तरह की मछली को कौन सा चारा डालना चाहिए। मैं सही तरह का चारा डालूंगा उसे पकड़ने के लिए। और फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा? मछली कांटे में उलझ जाएगी और हमारे जाल में फंस जाएगी। हम रस्सी खींच लेंगे और इस बीच यहाँ वहाँ लोग मरते रहेंगे। सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि हर हफ्ते 120 लोग सड़क दुर्घटनाओं में ही मारे जाते हैं। अरे वो दूसरी बात है, मैंने कहा। मरने वालों के लिए शायद एक ही बात है हेस्टिंग्स। बाकी लोगों, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए ज़रूर फ़र्क है, लेकिन इस केस में मुझे एक बात की खुशी है। ओहो, चलो मुझे भी बताओ क्या खुशी की बात है। ताने मत मारो हेस्टिंग्स। मुझे इस बात की खुशी है कि इस केस में बेगुनाहों को खुद को गुनाह के साए में खड़े पाने की पीड़ा नहीं है। लेकिन क्या ये और भी बुरा नहीं है? बिल्कुल नहीं।
शक के माहौल में जीने से ज्यादा तकलीफदेह और कुछ नहीं है। हर वक्त अपने ऊपर टिकी आंखों को देखना, उनमें बसे प्यार को डर में बदलते देखना, अपनों पर शक करने से ज्यादा तकलीफ देने वाला और कुछ नहीं होता। ये जहरीला होता है, हवा में भरे जहर जैसा। कम से कम हम एबीसी के ऊपर बेगुनाहों की जिंदगी में जहर भर देने का दोष तो नहीं मढ़ सकते। तुम जल्दी ही उसके लिए बहाने ढूंढने लगोगे, मैंने कड़वाहट से कहा। क्यों नहीं? हो सकता है वो खुद को सही समझता हो, और ये भी हो सकता है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें भी उसकी ही सोच से हमदर्दी हो जाए। पॉयरो, सच में तुम बड़े ही अजीब हो। हाँ, मैंने तुम्हें चौंका दिया। पहले मेरा आलस और अब मेरे ये विचार। मैंने बिना कोई जवाब दिए सिर इधर से उधर हिलाया। 1-2 मिनट के बाद पॉयरो बोला, मेरे पास एक योजना है जो तुम्हें अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें निठल्ले बैठने की बजाय कुछ करना होगा। उसमें बहुत सी बातचीत भी होगी और सोचना बिल्कुल नहीं के बराबर। मुझे उसका कहने का अंदाज खास पसंद नहीं आया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने बड़ी ही सावधानी से कहा। दोस्तों, रिश्तेदारों और नौकरों को जितनी जानकारी है वो निकलवाना। क्या तुम्हें शक है कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं? जानबूझकर नहीं छुपा रहे, लेकिन जानकारी देते वक्त देने वाला हमेशा सावधान नहीं होता। अगर मैं तुम्हें कहूं कि कल का पूरा हाल बताओ, तो शायद तुम कहोगे, मैं 9 बजे उठा, 9:30 मैंने नाश्ता किया, मैंने अंडे और बेकन खाए, फिर मैं क्लब गया, वगैरह वगैरह। तुम उसमें ये बातें नहीं जोड़ोगे कि मेरा नाखून टूट गया और मुझे उसे काटना पड़ा, मैंने शेव के लिए पानी मंगवाया, मैंने मेज़पोश पर थोड़ी सी कॉफ़ी गिरा दी, मैंने अपने हैट को ब्रश से साफ करके पहना। कोई भी आदमी हर एक छोटी से छोटी बात नहीं बता सकता, इसलिए हम चुनाव करते हैं। कत्ल के वक्त लोग वही बातें बताते हैं जो उन्हें लगती हैं कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर उनकी सोच गलत होती है। तो उन सही बातों पर हम कैसे पहुंचेंगे? मैंने पूछा। जैसा मैंने अभी कहा, सिर्फ बातचीत से, किसी घटना या व्यक्ति या दिन के बारे में बार बार चर्चा करके। ऐसा करने से अतिरिक्त बातें जरूर निकल आएंगी। किस तरह की अतिरिक्त बातें? अब ये तो मुझे नहीं पता। अगर पता होता तो मैं पता लगाने की कोशिश ना करता, लेकिन अब मामूली बातों को अपना महत्व वापस पाने के लिए काफ़ी समय बीत चुका है। और ये तो गणित के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है कि 3 हत्याओं में एक भी तथ्य या बात ऐसी ना हो जो केस के बारे में कुछ जानकारी दे सके। कोई ना कोई मामूली सी घटना या टिप्पणी ज़रूर होगी जो हमें एक संकेत देगी। मैं मानता हूँ कि ये घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि घास के ढेर में हमें सुई मिलेगी ज़रूर। मुझे ये सब बहुत ही अस्पष्ट और बेकार सा लगा। उसने एक खत मेरी ओर फेंक दिया। लिखाई स्कूल के छात्र की तरह तिरछी थी। उसमें लिखा था, डियर सर, आशा है आप मुझे आपको लिखने की आज़ादी लेने के लिए माफ़ करेंगे। मैं बेचारी आंटी की तरह इन 2 भयंकर हत्याओं के बारे में सोचती रही हूँ। लगता है जैसे हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने उस युवती की तस्वीर अखबार में देखी। मेरा मतलब उस युवती से है जो उस लड़की की बहन है जिसकी बेक्सहिल में हत्या हुई थी। मैंने साहस करके उसे लिख दिया कि मैं लंदन आ रही हूँ, और मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या मैं उससे या उसकी माँ से मिल सकती हूँ, क्योंकि 1 से 2 भले, और मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगूंगी। बस इतना पता लगाने के लिए कि वो शैतान कौन है, और शायद हम जो कुछ भी जानते हैं वो बताने से जल्दी ही कुछ पता चल जाए। लड़की ने बहुत अच्छा जवाब लिखा और बताया कि वो एक दफ्तर में काम करती थी और हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसने सुझाव दिया कि मैं पहले आपको पत्र लिखूं, और उसने ये भी कहा कि वो भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी जैसा मैं। उसका कहना था कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं और हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए लिख रही हूँ कि मैं लंदन आ रही हूँ और मेरा पता ये है। आशा है मैं आपको परेशान नहीं कर रही। सादर, मैरी ड्रोअर। मैरी ड्रोअर एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, पॉयरो ने कहा। फिर उसने एक और पत्र उठा लिया। लो हेस्टिंग्स, इसे पढ़ो। ये फ्रैंकलिन क्लार्क की लिखी हुई एक लाइन थी कि वो लंदन आ रहा था, और अगर असुविधा ना हो तो अगले दिन वो पॉयरो से मिलने आएगा। अध्याय 18।
फ्रैंकलिन क्लार्क अगली दोपहर 3 बजे पहुंचा और बिना इधर उधर की बात किए सीधा मुद्दे पर आ गया। मिस्टर पॉयरो, मैं खुश नहीं हूं। मतलब? मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि क्रोम एक काबिल अफसर है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वो मुझे गुस्सा दिला देता है। उसका मैं सब कुछ जानता हूं वाला जो रवैया है वो मुझे बहुत चिड़चिड़ा देता है। जब आप चर्स्टन में थे तो मैंने आपके इस दोस्त को बताया था कि मेरे मन में क्या है, लेकिन मुझे अपने भाई के बहुत से काम निपटाने थे और मैं ज़्यादा समय नहीं निकाल पाया। मिस्टर पॉयरो, मेरा ख्याल है कि हमें वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे आगे बढ़ना चाहिए। हमें अगले अपराध के लिए तैयार रहना चाहिए। जी ज़रूर, बताइए आप क्या चाहते हैं, पॉयरो ने कहा। मैं व्यवस्थित होना चाहता हूँ। मतलब? मैं एक खास तरह का दल बनाना चाहता हूँ जो आपके अधीन काम करे, जिसमें सारे मरने वालों के दोस्त और रिश्तेदार हों। अच्छा विचार है, पॉयरो ने कहा। मुझे खुशी हुई कि आपको ये विचार पसंद आया। हम लोग मिलकर सोचेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। इस बात की ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा संभव तो है कि जब अगली धमकी आएगी तब सही जगह पर मौजूद होने के कारण हम में से कोई एक शायद किसी ऐसे आदमी को पहचान ले जो घटनास्थल पर मौजूद रहा हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मिस्टर क्लार्क, लेकिन ये याद रखिए कि दूसरे मरने वालों के रिश्तेदार और दोस्त आपके वर्ग से नहीं हैं। वे सब नौकरी पेशा हैं, और अगर उन्हें थोड़ी बहुत छुट्टी मिलती भी होगी तो उनके लिए। फ्रैंकलिन क्लार्क ने उसे बीच में ही टोक दिया। यही बात है, मैं अकेला ही ऐसा आदमी हूँ जो खर्चा उठाने की हालत में है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मेरा भाई अमीर आदमी था और वो सब कुछ आखिरकार मेरे पास ही आएगा। इसीलिए मैं एक विशेष दल बनाना चाहता हूँ जिसके सदस्यों को उनके काम के लिए वही रकम दी जाएगी जितनी उन्हें आमतौर पर अपनी नौकरी में मिलती है। साथ में जो भी उनका अतिरिक्त खर्च हुआ हो वो भी मैं उन्हें दूंगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस दल में कौन कौन शामिल हों? मैं ये सब सोच चुका हूँ। सच तो ये है कि मैंने इस बारे में मिस मीगन बर्नार्ड को भी लिखा था। एक तरह से ये उसका भी विचार है। मेरा सुझाव है कि मैं, मिस बर्नार्ड और डोनाल्ड फ्रेजर, जो मरने वाली का मंगेतर था, इस दल में हूँ। एंडोवर वाली उस औरत की एक भांजी भी है जिसका पता मिस बर्नार्ड को मालूम है। वो हमारे दल में शामिल हो सकती है। उसका पति मुझे नहीं लगता कि हमारे काम का होगा। मैंने सुना है कि वो अक्सर नशे में धुत रहता है। मुझे ये भी लगता है कि बैटी बर्नार्ड के माता पिता काम करने के लिए कुछ ज़्यादा बूढ़े हैं। और कोई? पॉयरो ने पूछा। और मिस ग्रे। कहते कहते वो कुछ लाल हो गया। ओह, मिस ग्रे। पॉयरो के अतिरिक्त दुनिया में और कोई भी इस तरह 2 शब्दों में ही व्यंग्य का पुट नहीं भर सकता। फ्रैंकलिन क्लार्क की उम्र करीब 35 वर्ष कम लगने लगी। अचानक वो स्कूल में पढ़ते लड़के की तरह झेंप गया। देखिए, मिस ग्रे मेरे भाई के साथ 2 साल से थी। वो इस जगह और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानती है। मैं तो 1.5 साल से बाहर ही था। पॉयरो ने उस पर रहम खाकर बातचीत को दूसरी ओर मोड़ दिया। आप तो पूर्व की साइड रहे हैं ना, चीन में? जी हाँ, मेरा काम घूम घूम कर अपने भाई के लिए सामान खरीदना था। ये तो बहुत दिलचस्प रहा होगा। मिस्टर क्लार्क, मुझे आपका ये विचार बहुत पसंद आया। मैं कल ही हेस्टिंग्स को कह रहा था कि हत्याओं से संबंधित लोगों को दोबारा मिलना बहुत ज़रूरी है। सारी बातों को याद करके एक साथ जोड़ना और उनकी तुलना करना भी ज़रूरी है। जो भी हो, बात करना ज़रूरी है। बात करना और फिर बात करना। किसी छोटी सी बात से भी हमें रोशनी दिखाई दे सकती है। चंद दिनों बाद ही ये खास दल पॉयरो के घर पर इकट्ठा हुआ। जब सब आज्ञाकारी भाव से पॉयरो की ओर देखते हुए बैठे थे तो मैं उनके पास से गुजरा, ध्यान से देखते हुए और अपने मन पर पड़ी पहली छाप को पक्का करते हुए। तीनों लड़कियां असाधारण रूप से आकर्षक थीं। थोरा ग्रे का अद्भुत गोरा रंग, मीगन बर्नार्ड का सांवला आकर्षण, उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों सा निश्चल चेहरा, काले कोट और स्कर्ट में सुंदर और दमकते चेहरे वाली मैरी ड्रोअर, लंबा ऊंचा तांबे के रंग का बातूनी फ्रैंकलिन क्लार्क और चुप चुप रहने वाला डोनाल्ड फ्रेजर ठीक एक दूसरे के विपरीत थे। पॉयरो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने एक छोटा सा भाषण दे डाला। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए हैं। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। अपने अलग ढंग से मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये उन लोगों का दोबारा मिलन है जो मरने वालों को निजी स्तर पर जानते हैं, जिससे ऐसे परिणाम निकल सकते हैं जो बाहर से की गई तहकीकात से नहीं निकल सकते। हमारे सामने 3 हत्याएं हैं।
एक बुजुर्ग औरत, एक जवान लड़की और एक बूढ़ा आदमी। सिर्फ एक चीज़ है जो इन तीनों को जोड़ती है, वो ये कि एक ही आदमी ने इनको मारा है। इसका मतलब है कि वो एक आदमी इन तीनों अलग अलग जगहों पर मौजूद था और ज़रूर काफ़ी लोगों द्वारा देखा गया होगा। ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं कि वो एक पागल है जिसका मानसिक पागलपन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये भी तय है कि उसके बाहरी रूप और हाव भाव से इस बात का पता नहीं चलता। और इस आदमी में, मैं आदमी कह रहा हूँ लेकिन याद रखें कि ये औरत भी हो सकती है, पागलपन की सारी चालाकी भी है। अब तक वो अपने सारे निशान मिटाने में सफल रहा है। पुलिस के पास कुछ धुंधले संकेत हैं, लेकिन ऐसा ठोस कुछ नहीं है जिसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। फिर भी कुछ संकेत ऐसे ज़रूर होंगे जो धुंधले नहीं, स्पष्ट हैं। एक बात, ये कातिल बेक्सहिल आधी रात को नहीं आया और उसे सागर किनारे बी अक्षर से नाम शुरू होने वाली एक लड़की यूं ही टहलती हुई आसानी से नहीं मिल गई। क्या हमें इस सब में जाना ज़रूरी है? ये कहने वाला डोनाल्ड फ्रेजर था। उसके शब्द जैसे किसी भीतरी दर्द के दबाव से निकले थे। उसकी ओर मुड़ते हुए पॉयरो ने कहा, हर बात में जाना ज़रूरी है सर। यहाँ आप अपनी भावनाओं को बचाने के लिए, सोचने से बचने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अगर ज़रूरी हो तो मामले की तह तक जाने के लिए, उन्हें दुख देने के लिए आए हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, इत्तेफाक ने एबीसी को कत्ल करने के लिए बेटी बर्नार्ड नहीं दे दी थी। ये उसके द्वारा चुनाव किया गया था, इसलिए सोचा समझा खून हुआ। कहने का मतलब ये है कि उसने पहले से ही उस जगह को अच्छी तरह देखा भाला होगा, कई बातों की जानकारी ली होगी। एंडोवर में अपराध करने का सबसे अच्छा टाइम, बेक्सहिल का पूरा सिनेरियो, चर्स्टन में सर कारमाइकल की आदतें। कम से कम मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कोई संकेत नहीं होगा, हल्का सा भी क्यों ना हो, जिससे उसकी पहचान हो सके। मेरा मानना है कि आप में से हर कोई कुछ ऐसा जानता है जो उसे पता नहीं कि उसे पता है। देर सवेर आप लोगों के आपसी सहयोग की वजह से कुछ ना कुछ तो सामने ज़रूर आएगा और ऐसा महत्व पालेगा जिसकी इस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक चित्र पहेली की तरह है। आप में से हर एक के पास चित्र का एक एक टुकड़ा हो सकता है बिना आपके जाने, लेकिन अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो वो पूरे चित्र का कम से कम एक हिस्सा तो साफ बना ही देंगे। तभी अचानक मीगन बर्नार्ड बीच में बोली, ये सब सिर्फ शब्द हैं। जी क्या? पॉयरो ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखा। जो आप कह रहे हैं वो केवल शब्द हैं, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, मीगन बर्नार्ड ने कहा। मैरी ड्रोअर उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन कई बार आप बात करते समय ही अपना रास्ता साफ साफ देख पाते हैं। कई बार आपके जाने बिना कि ये कैसे हुआ, आपके विचार तय हो जाते हैं। बात करने से हम किसी न किसी नतीजे पर अवश्य पहुंचते हैं। बाकी लोग भी मैरी की बात से सहमत थे। पॉयरो ने कहा, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग हत्या से पहले की अपनी यादों को फिर से दोहराएं। आप शुरू कीजिए मिस्टर क्लार्क। क्लार्क ने कुछ सोचते हुए कहना शुरू किया। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। जिस सुबह कारमाइकल की हत्या हुई, मैं जल विहार करने गया था। मैंने 8 मछलियाँ पकड़ी। दोपहर का खाना घर पर खाया। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन खाने में आयरिश स्ट्यू बना था। फिर मैं झूले में सोया, फिर चाय पी, कुछ चिट्ठियाँ लिखीं, लेकिन डाक निकलने के वक्त तक उन्हें लेटर बॉक्स तक नहीं पहुँचा पाया, इसलिए उन्हें डाक में डालने के लिए गाड़ी चलाकर पैंगटन गया। फिर रात का खाना, और ये कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं कि मैंने ई नेस्बिट की एक किताब फिर से पढ़ी जो मैं बचपन में पढ़ा करता था। फिर टेलीफोन की घंटी बजी। इसके आगे की ज़रूरत नहीं मिस्टर क्लार्क। अब ज़रा ये याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको सुबह समुंदर की तरफ जाते हुए रास्ते में कोई मिला था? बहुत से लोग मिले थे। क्या आपको उनके बारे में कुछ याद है? इस वक्त तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ। शायद एक बहुत मोटी सी औरत थी। उसने धारीदार रेशमी पोशाक पहन रखी थी और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। 2 नौजवान थे जो एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे, उसके लिए पत्थर फेंक रहे थे। और हाँ, पानी में नहाती हुई एक लड़की जिसके हल्के रंग के बाल पानी में ची ची की आवाज़ कर रहे थे। कितनी अजीब बात है, एक के बाद एक चीज़ें कितनी जल्दी याद आ जाती हैं, जैसे एक तस्वीर बन रही हो।
और जब आप दिन में डाक के लिए जा रहे थे उस वक्त? पॉयरो ने पूछा। माली पानी दे रहा था। मैंने एक साइकिल सवार को करीब करीब टक्कर ही मार दी थी। एक बेवकूफ़ सी औरत थी, लड़खड़ाती हुई और किसी दोस्त से चिल्लाकर बात करती हुई। मेरे ख्याल में बस इतना ही था। पॉयरो मिस थोरा ग्रे की ओर मुड़ा। आप कुछ याद कीजिए मिस ग्रे। थोरा ग्रे ने अपनी स्पष्ट आवाज़ में उत्तर दिया। सुबह मैंने सर कारमाइकल को पत्र लिखा, घर संभालने वाली नौकरानी से बात की, दोपहर को सिलाई का काम किया और चिट्ठियां लिखीं। बहुत आम सा दिन था। रात को सोने भी जल्दी चली गई थी। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि पॉयरो ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा। वो बोला, मिस बर्नॉट, क्या आप अपनी बहन से आखिरी मुलाकात को याद कर सकती हैं? मेरी उससे आखिरी मुलाकात करीब 15 दिन पहले हुई होगी। मैं वीकेंड के लिए घर आई थी। मौसम अच्छा था और हम स्विमिंग पूल चले गए थे। आप दोनों ने क्या बातें की? पॉयरो ने पूछा। मैंने अपने विचार उसे बताए थे। उसने पैसे की तंगी के बारे में बात की, एक हैट और गर्मी में पहनने वाले 2 ड्रेसेस के बारे में जो उसने तभी खरीदे थे। उसने ये भी कहा कि वो कैफ़े में काम करने वाली लड़की माइली हिगली को नापसंद करती थी और हमने कैफ़े चलाने वाली औरत मैरियन की हंसी भी उड़ाई थी। और मुझे कुछ याद नहीं। उसने किसी मर्द का जिक्र नहीं किया जिससे वो मिलती हो। वो ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं करती थी, मीगन ने रुखाई से कहा। पॉयरो ने लाल बालों और चौड़े जबड़े वाले आदमी को संबोधित किया। मिस्टर फ्रेजर, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मन को समय में पीछे ले जाएं। आपने बताया था कि आप उस शाम कैफ़े में गए थे। आपका विचार तो यही था कि वहीं बैठकर बेटी के बाहर आने का इंतज़ार करें। क्या आपको कोई भी ऐसा आदमी याद है जिसे आपने देखा हो उस समय जब आप वहाँ इंतज़ार कर रहे थे? बहुत से लोग वहाँ तट पर घूम रहे थे। मुझे उनमें से कोई भी याद नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप वाकई याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मन चाहे कितना भी ख्यालों में खोया हो, आंखें आदतन कुछ न कुछ देख ही लेती हैं, बिना अक्ल इस्तेमाल किए, लेकिन सही सही। युवक ने जिद्दी स्वर में कहा। मुझे कुछ याद नहीं है। पॉयरो एक ठंडी सांस खींचकर मैरी ड्रॉअर की तरफ मुड़ा। मेरे ख्याल से आपको आपकी आंटी की चिट्ठियां आया करती थीं। जी हाँ सर। आखिरी बार कब आई थी? हत्या से 2 दिन पहले। क्या लिखा था उसमें? आंटी ने लिखा था कि वो शैतान आया था और आंटी ने उसे डांट कर भगा दिया, और ये भी कि बुधवार को वो मेरा इंतज़ार करेगी। वो मेरा छुट्टी का दिन होता है और आंटी ने कहा था कि हम पिक्चर देखने जाएंगे। उस दिन मेरा जन्मदिन था। शायद उस छोटे से उत्सव का ख्याल मैरी ड्रॉअर की आंखों में अचानक पानी ले आया। उसने अपनी सिसकी दबाई और उसके लिए माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, मैं बेवकूफ़ दिखाई देना नहीं चाहती। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। बस आंटी के साथ रहने से मिलने वाली उस खुशी का ख्याल करके मैं परेशान हो गई थी सर। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। हमेशा छोटी छोटी बातें ही हमें परेशान करती हैं, खासकर कोई तोहफ़ा वगैरह, कुछ भी खुशगवार बात। मैंने एक बार एक औरत को सड़क दुर्घटना में कुचले जाते देखा। उसने नए जूते खरीदे थे। मैंने उस औरत को वहाँ गिरे हुए देखा और उस फटे हुए पार्सल को भी, जिसमें से वो अजीब से ऊंची एड़ी वाले जूते झांक रहे थे। ये देखकर मैं अंदर तक हिल गया। वो इतने दयनीय लग रहे थे। अचानक मीगन गर्मजोशी से बोली, ये सच है, बिल्कुल सच। बेटी के मरने के बाद भी ऐसा ही हुआ था। माँ ने उसके लिए मोज़े खरीदे थे। उसी दिन माँ बेचारी बिल्कुल टूट गई। मैंने उसे मोज़े पकड़े रोते हुए देखा। वो बार बार कह रही थी, मैंने ये बेटी के लिए खरीदे थे और उसने इन्हें देखा तक नहीं। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप गई। वो सीधे फ्रैंकलिन क्लार्क की ओर देखती हुई आगे को झुकी। अचानक उनके बीच परस्पर हमदर्दी उभर आई, एक जैसी तकलीफ में महसूस होने वाला अपनापन। तभी थोरा ग्रे ने बातचीत का रुख बदल दिया। क्या हम आगे के लिए कोई योजना नहीं बना रहे? बेशक बना रहे हैं, फ्रैंकलिन क्लार्क ने कहा। मेरे ख्याल से जब वो समय आएगा, यानी जब चौथा खत हमें मिलेगा, तब हमको अपनी अपनी ताकत एक दूसरे के साथ मिला लेनी चाहिए। तब तक हम सब अलग अलग अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर मिस्टर पॉयरो को लगता है कि ऐसा कुछ है जो तहकीकात में फ़ायदा करे, तो वो हमें बता सकते हैं। हाँ, मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ, पॉयरो ने कहा। जी बहुत अच्छा, मैं उन्हें लिख लेता हूँ, आप बताइए।
फ्रैंकलिन ने एक नोटबुक निकाली और पॉयरो के बोलने का इंतजार करने लगा। पॉयरो ने कहना शुरू किया, हो सकता है उस वेट्रेस मिस हिगली को कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो। ठीक है, नंबर 1 माइली हिगली, फ्रैंकलिन क्लार्क ने लिखते हुए कहा। मैं काम करने के 2 तरीकों का सुझाव देता हूँ। मिस बर्नौड, तुम आक्रामक तरीका आजमा सकती हो। उस लड़की से झगड़ा मोल ले लो। उसे कहो कि तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करती थी, और साथ ही ये भी कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और बातों ही बातों में वो तुम्हें बता देगी कि तुम्हारी बहन के बारे में असल में उसकी क्या राय थी। इससे कोई अहम बात सामने आ सकती है। और दूसरा तरीका मिस्टर पॉयरो? मिस्टर फ्रेजर, क्या मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि आप उस लड़की में दिलचस्पी दिखाने लग जाएं? क्या ये जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं, बस जांच का एक तरीका हो सकता है। क्या मैं ये काम करूं? फ्रैंकलिन बड़े ही उत्साह से बीच में कूदा। मुझे इस काम का काफी अनुभव है। मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा। आपको अपने काम भी तो देखने हैं, थोरा ग्रे ने गुस्से से कहा। फ्रैंकलिन का मुंह लटक गया। हाँ, वो तो है, पॉयरो ने बड़े ही अजीब तरीके से उसे टोकते हुए कहा। अभी वहां करने को बहुत ज्यादा कुछ काम है नहीं, और जो है उसके लिए मिस ग्रे तो वहां है ही, वो सारा काम संभाल लेंगी। थोरा ग्रे ने उसे बीच में ही टोका। देखिए मिस्टर पॉयरो, मैंने डेवन हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पॉयरो ने दोनों पर एक तीखी नजर डाली और बोला, ओह, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। अच्छा, लेडी क्लार्क कैसी हैं? थोरा ग्रे के गालों पर हल्का सा रंग उभरा। उत्तर क्लार्क ने दिया, उनकी हालत काफी खराब है। वैसे मिस्टर पॉयरो, मैं सोच रहा था कि क्या आप डेवन जाकर एक बार उनसे मिल सकते हैं। मेरे वहां से आने से पहले उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। वो अक्सर लोगों से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे जाकर मिलें तो मुझे लगता है उन्हें काफी राहत मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर क्लार्क, परसों चलें? पॉयरो ने पूछा। जी ठीक है, मैं नर्स को बता दूंगा और वो बेहोशी वाली दवा को उसी हिसाब से देगी। पॉयरो मैरी की ओर मुड़ा और बोला, और तुम मैरी, मेरे ख्याल से तुम एंडोवर में ही काम कर सकती हो। बच्चों से बातचीत करो। बच्चों से? हाँ, बच्चे अजनबियों से आसानी से बात नहीं करते, लेकिन जिस गली में तुम्हारी आंटी रहती थीं वहाँ सब तुम्हें पहचानते हैं। उस समय बहुत सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। हो सकता है उनमें से किसी ने देखा हो कि तुम्हारी आंटी की दुकान में कौन आया या कौन गया। और मैं और मिस ग्रे क्या करें अगर हम बैक्सिल नहीं जा सकते तो? क्लार्क ने पूछा। मिस्टर पॉयरो, तीसरे खत पर डाक टिकट कहाँ का लगा हुआ था? थोरा ग्रे ने पूछा। पुटनी का। SW15 पुटनी, यही पता था ना? वो कुछ सोचते हुए बोली। इस बात से ये पता चलता है कि ये ABC लंदन का ही रहने वाला है। हाँ, लगता तो यही है, पॉयरो ने कहा। क्लार्क बड़े ही उत्साह से बोला, मिस्टर पॉयरो, ये कैसा रहेगा अगर मैं अखबार में कुछ ऐसा इश्तेहार दूं? मिस्टर ABC, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हरक्यूल पॉयरो तुम्हारे पीछे है। मेरे चुप रहने के लिए 100 पाउंड लगेंगे। XYZ। ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन आप मेरा इरादा समझ सकते हैं ना। हो सकता है इससे वो सामने आ जाए, हो सकता है वो मुझसे संपर्क करने की कोशिश करे, या फिर वो मुझे निशाना बनाना चाहे, और अगर ऐसा होगा तो हम तुरंत उसे पकड़ लेंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी और खतरनाक हरकत होगी, मिस ग्रे ने तेजी से कहा। आपका क्या ख्याल है मिस्टर पॉयरो? क्लार्क ने बच्चों जैसे उत्साह से पूछा। आजमाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ABC इतना चालाक है कि वो इस इश्तेहार का कोई जवाब नहीं देगा। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर क्लार्क कि आप दिल से अभी भी बच्चे ही हैं। प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। उसकी बात सुनकर फ्रैंकलिन क्लार्क थोड़ा लज्जित हो गया। फिर अपनी नोटबुक को देखते हुए बोला, तो ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं। 1 मिस बर्नौड और मिस माइली, 2 मिस्टर फ्रेजर और मिस हिगली, 3 एंडोवर में बच्चे, 4 विज्ञापन। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी खास बढ़िया है, लेकिन इंतज़ार करते हुए हमारे पास कम से कम कुछ करने को होगा। इतना कहकर वो वहाँ से खड़ा हो गया और कुछ मिनटों में ही वो मीटिंग बर्खास्त हो गई।
अध्याय 19। पॉयरो वापस अपनी जगह पर जा बैठा और कोई धुन गुनगुनाने लगा। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वो इतनी अक्लमंद है। कौन? मैंने पूछा। मीगन बर्नार्ड। मेरी बात सुनते ही उसने कहा कि वो केवल शब्द हैं। वो एकदम से समझ गई कि जो मैं कह रहा हूं उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी लोग तो मेरे झांसे में आ गए थे, लेकिन मुझे तो लगा था कि वो सच हो सकता है। हाँ, सच हो सकता था, लेकिन बस उसे ही ये बात समझ में आई। तो यानी जो तुम कह रहे थे तुम्हारा वो मतलब नहीं था? मैंने हैरानी से पूछा। जो मैं कह रहा था वो एक ही वाक्य में कहा जा सकता था। इसके बावजूद मैं जानबूझकर अपनी बात को दोहराता रहा और इसका एहसास मिस मीगन के अलावा और किसी को भी नहीं हुआ। लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे थे? मैंने पूछा। अरे, काम शुरू करने के लिए, सबको ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारे पास करने के लिए कुछ है, आपस में संवाद शुरू करने के लिए। तो यानी असल में तुम्हें नहीं लगता कि इनमें से एक भी तरीका हमें कहीं पहुंचाएगा? ऐसा तो हमेशा संभव हो सकता है। जरा एक पल के लिए सोचो हेस्टिंग्स। लोगों के 3 अलग अलग ग्रुप हैं जिनको एक ट्रेजेडी ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। क्या तुम्हें इंग्लैंड में मेरा पहला केस याद है? अब तो उस बात को बहुत साल हो गए। मैंने ऐसे 2 लोगों को मिलाया था जो एक दूसरे से प्यार करते थे, और कैसे? उनमें से एक को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवाकर। इससे छोटी कोई भी चीज़ इस काम को नहीं कर सकती थी। मैंने देखा है हेस्टिंग्स कि ये कत्ल एक बहुत बड़ी शादी करवाने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं नाराज़ होकर चिल्लाया। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से कोई भी केस के अलावा और इस तरह की कोई बात नहीं सोच रहा था। और तुम मेरे दोस्त? उसने बड़े ही मीठे अंदाज में कहा। मैं? हाँ, जैसे ही सब लोग बाहर गए, क्या तुम दरवाजे से ही एक धुन गुनगुनाते हुए अंदर नहीं आए? तो गुनगुनाने से क्या हो गया? मैंने कहा। कुछ नहीं, लेकिन उस धुन ने मुझे तुम्हारे मन की बात बता दी। अच्छा, और क्या है मेरे मन की बात? जो धुन तुम गुनगुना रहे थे, मेरे ख्याल से वो युद्ध के समय की है, और उसके बोल कुछ इस तरह हैं। कभी मैं गहरे रंग के बालों वाली लड़की से प्यार करता हूँ, कभी सुनहरे बालों वाली से जो स्वीडन के रास्ते ईडन से आई है। और इस धुन से ही मुझे तुम्हारे मन की बात साफ साफ पता चल गई। अभी वो बोल ही रहा था कि थोरा ग्रे अंदर वापस आई। वो बड़े ही शांत स्वर में बोली, वापस आने के लिए माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। बात केवल इतनी सी है कि मिस्टर क्लार्क ने बड़ी ही आसानी से सबको ये समझा दिया कि मैं कॉमस्टोन अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी। वो बहुत दयालु और वफादार आदमी हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं रुकने के लिए तैयार थी। आर्ट कलेक्शन को लेकर बहुत काम किया जा सकता है, लेकिन लेडी क्लार्क चाहती थीं कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। वो बहुत बीमार हैं और जो दवाइयाँ उसे दी जा रही हैं उनके कारण उसका दिमाग बहुत गड़बड़ा गया है। वो बहुत शक्की और कल्पनाशील हो गई है। वो बिना कारण मुझे नापसंद करने लगी और हट करने लगी कि मैं उस घर से चली जाऊं। मैं उस लड़की के साहस की सराहना किए बिना नहीं रह सका। उसने तथ्यों के ऊपर कोई मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी साफ गोई के साथ सीधे मुद्दे पर आ गई। मेरा दिल प्रशंसा और सहानुभूति से उसकी तरफ झुक गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारा यहाँ आना और हमें ये सब बताना बहुत अच्छी बात है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सच्चाई की राह पर चलना हमेशा बेहतर होता है। मैं मिस्टर क्लार्क की बहादुरी के पीछे छुपना नहीं चाहती। वो बहुत उदार आदमी है। उसके शब्दों में एक जोश था। साफ दिख रहा था कि वो फ्रैंकलिन क्लार्क को काफ़ी पसंद करती थी। अपनी बात कहकर वो उठ खड़ी हुई और बोली, मैं यही कहने आई थी, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। उसके जाने के बाद पॉयरो ने बड़े ही अजीब स्वर में कहा, इस लड़की में आगे देखने की काबिलियत है, और ये बहुत सुंदर कपड़े भी पहनती है। क्रेप, मार्किन और फर का कॉलर, एकदम नया फैशन। फिर अचानक बोलते बोलते उसने बात का विषय बदल दिया। पता है हेस्टिंग्स, मैं अपने मन से ये बात नहीं निकाल पा रहा कि आज दोपहर को हमारी जो बातचीत हुई उसमें कुछ ऐसी बात हुई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये अजीब बात है।
मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बात थी। बस मेरे मन में एक विचार है जो मुझे किसी ऐसी बात की याद दिलाता है जो मैंने पहले भी सुनी या देखी है। क्या चर्स्टन में कुछ? मैंने पूछा। नहीं, चर्स्टन में नहीं, उससे पहले। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाएगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हंसा और एक बार फिर से गुनगुनाने लगा। वो लड़की एक फरिश्ता है, स्वीडन के रास्ते ईडन से आई है। मैंने बनावटी नाराजगी से उसे देखा और कहा, पॉयरो, भाड़ में जाओ। अध्याय 20। जब हम दोबारा कोम्साइट पहुंचे तो वहां हवा में ही गहरी उदासी छाई थी। कुछ हद तक ये शायद मौसम की वजह से था। घर की नीचे की मंजिल के कमरे बंद थे और जिस छोटे से कमरे में हमें ले जाया गया उसमें ताज़ा हवा की कमी थी और सीलन की गंध फैली थी। एक नर्स अपनी आस्तीन की कलफ लगी मोहरी को खींचती हुई हमारे पास आई। क्या आप मिस्टर पॉयरो हैं? मैं नर्स कैपस्टिक हूँ। मुझे मिस्टर क्लार्क का पत्र मिला था कि आप आ रहे हैं। पॉयरो ने लेडी क्लार्क का हालचाल पूछा। उसने कहा, पूरे हालातों को देखते हुए बुरे नहीं हैं। ज्यादा सुधार की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन नए इलाज से उनका कष्ट थोड़ा कम हुआ है। डॉक्टर लोगन उनकी हालत से काफ़ी खुश हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं कि वो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी? पॉयरो ने कहा। इस बात पर नर्स थोड़ा चौंक गई और धीमे स्वर में बोली, ओह, लेकिन हम असल में ऐसा कभी नहीं कहते। मेरे ख्याल से उनके पति की मौत उनके लिए काफ़ी बड़ा आघात था। पॉयरो ने फिर से कहा। देखिए मिस्टर पॉयरो, उनके लिए वो आघात उतना बड़ा नहीं था जितना हो सकता था अगर उनकी सेहत और शक्ति बेहतर होती तो। उनकी इस हालत में उनके लिए सभी चीज़ें काफ़ी धुंधली हैं। क्या उन्हें अपने पति से काफ़ी प्रेम था और पति को उनसे? जी हाँ, वो एक अच्छे दंपति थे। बेचारे मिस्टर क्लार्क उनके लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान रहते थे। एक डॉक्टर के लिए ये और भी मुश्किल हालत होती है। वो अपने आप को झूठी आशा पर खुश नहीं रख सकते। मुझे डर है कि इस बात को लेकर शुरू में तो सर कारमाइकल के मन पर बहुत बोझ रहा। शुरू में? और उसके बाद नहीं? पॉयरो ने पूछा। धीरे धीरे आदत हो जाती है सर। और फिर सर कारमाइकल के पास उनका आर्ट कलेक्शन भी था। शौक इंसान के लिए काफ़ी बड़ी राहत होता है। वो कभी कभी नीलामियों के लिए जाया करते थे और उनके बाद वो और मिस ग्रे अपने संग्रहालय को नई सूचियां वगैरह बनाकर नए सिरे से व्यवस्थित करते थे। ओह हाँ, मिस ग्रे, वो तो यहाँ से चली गई है ना? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन कभी कभी बीमार औरतों को इस तरह के वहम हो जाते हैं और उनके साथ बहस नहीं की जा सकती, इसलिए हथियार डाल देना ही बेहतर होता है। मिस ग्रे इस मामले में काफ़ी समझदार थी। क्या लेडी क्लार्क उसे हमेशा से नापसंद करती थी? नहीं, नापसंद तो नहीं करती थी, बल्कि मुझे तो लगता है कि शुरू में वो उसे पसंद करती थी। बातें करते करते हम दूसरी मंजिल पर आ गए। वहाँ हम एक कमरे में दाखिल हुए जहाँ लेडी क्लार्क खिड़की के पास एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठी थी। वो बहुत दुबली थी और उसके चेहरे पर बहुत अधिक पीड़ा सहने वाले व्यक्ति जैसी निराशा और चिंता के भाव थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। नर्स ने अपनी ऊंची आवाज़ में उससे कहा, मैम, ये मिस्टर पॉयरो हैं जिन्हें आप मिलना चाहती थीं। ओह हाँ, मिस्टर पॉयरो, लेडी क्लार्क ने अस्पष्ट स्वर में कहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये मेरे दोस्त हैं, कैप्टन हेस्टिंग्स। आप कैसे हैं? आप दोनों का आने के लिए शुक्रिया। हम लोग उसके अस्पष्ट से इशारे के अनुसार बैठ गए। एक चुप्पी वहाँ छाई थी। लेडी क्लार्क किसी ख्वाब में खो गई लगती थी। जल्द ही कोशिश करके वो अपने ख्यालों से बाहर आई। आप कारमाइकल की मौत के बारे में यहाँ आए हैं ना? हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कारमाइकल बहुत ताकतवर था, अपनी उम्र के लिए असाधारण रूप से। वो कभी बीमार भी नहीं हुआ। वो 60 साल का था, लेकिन लगता 50 का था। बहुत ताकतवर था। इतना कहकर वो वापस अपने सपनों में खो गईं। पॉयरो कुछ नहीं बोला। उसे मालूम था कि कुछ दवाएं उन्हें लेने वालों को अनंत समय का आभास देती हैं। कुछ पल बाद अचानक लेडी क्लार्क बोली, हाँ,
आपने बहुत अच्छा किया जो आप आए। मैंने फ्रैंकलिन से कहा था, उसने कहा था कि वो आपको बोल देगा। मुझे उम्मीद है कि फ्रैंकलिन बेवकूफ़ी नहीं करेगा। दुनिया देख चुकने के बाद भी वो इतनी जल्दी बहकावे में आ जाता है। ये पुरुष ऐसे ही होते हैं, हमेशा लड़के ही रहते हैं, खास करके फ्रैंकलिन। वो हर किसी पर यकीन कर लेता है। हर चीज़ इतनी धुंधली सी है, मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। अपना शरीर भी एक झंझट जैसा लगता है। पता नहीं ये तकलीफ़ कब रुकेगी। मेरे लिए और कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती। पता नहीं मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया था। पता नहीं मैं आपसे क्या कहना चाहती थी। क्या ये आपके पति की मौत के बारे में था? पॉयरो ने पूछा। पति की मौत? हाँ हाँ, शायद। वो पागल, वो बेचारा, मेरा मतलब वो हत्यारा। आजकल इतना शोर है हर तरफ, लोग सह नहीं पाते। पागलों के लिए मुझे बहुत हमदर्दी महसूस होती है। उसके दिमाग में ज़रूर कुछ अजीब सा लगता होगा, और फिर बंद रहना बहुत ही भयानक लगता होगा उसे। लेकिन कोई और कुछ कर भी क्या सकता है? आपने अभी तक उसे पकड़ा नहीं? जी नहीं, अभी नहीं। वो उस दिन यहीं कहीं घूम रहा होगा। दरअसल उस समय यहाँ बहुत सारे अजनबी थे लेडी क्लार्क। आजकल छुट्टियों का मौसम है ना, इसलिए। हाँ हाँ, मैं भूल गई थी। लेकिन वो तो नीचे सागर तट पर ही रहते हैं, ऊपर घर तक नहीं आते। लेकिन उस दिन कोई अजनबी घर तक भी नहीं आया था, पॉयरो ने कहा। कौन कहता है? अचानक लेडी क्लार्क का स्वर बिल्कुल बदल गया। पॉयरो हैरान रह गया। लेडी क्लार्क ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, वो लड़की झूठी है। मैं अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। पॉयरो ने एक नज़र मेरी ओर डाली। लेडी क्लार्क उत्तेजना भरे स्वर में बोलती रही, मुझे वो पसंद नहीं थी। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। कारमाइकल उसे बहुत मानता था। उसके अनाथ और दुनिया में अकेले होने के बारे में कहता ही रहता था। अनाथ होने में क्या बुराई है? कई बार तो इससे फ़ायदा ही होता है। क्लार्क कहता था कि वो कितनी बहादुर थी और काम करने में कितनी अच्छी। मैं कह सकती हूँ कि वो अपना काम ठीक से करती थी, लेकिन ये नहीं जानती कि इसमें बहादुरी की बात कहाँ से आ गई। आप उत्तेजित मत होइए मैम, नर्स ने बीच में ही टोका। आप थक जाएंगी। मैंने उसे फ़ौरन यहाँ से रवाना कर दिया। फ्रैंकलिन ने मुझे कहा भी कि वो मेरे लिए राहत की बात हो सकती थी। मेरे लिए राहत? मैं जितनी जल्दी उससे छुटकारा पालूं उतना अच्छा है, मैंने उससे यही कहा। फ्रैंकलिन पागल है। मैं नहीं चाहती थी कि वो उसके जाल में फंस जाए। वो सिर्फ एक लड़का है। मुझे यहाँ कोई ऐसी बकवास नहीं चाहिए थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे 3 महीने की तनख्वाह दे देती हूँ, लेकिन इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं एक दिन के लिए भी इसे घर के अंदर नहीं रहने दूंगी। अब बीमार होने में एक फ़ायदा तो होता है, पुरुष आपसे बहस नहीं कर सकते। तो फ्रैंकलिन ने भी वही किया जो मैं चाहती थी, और वो लड़की यहाँ से चली गई। लेडी क्लार्क, आप प्लीज़ इतना उत्तेजित मत होइए, इतना ज़्यादा मत बोलिए, ये आपके लिए नुकसानदेह है। नर्स ने फिर से उसे टोका। लेडी क्लार्क ने हाथ के इशारे से उसे परे हटा दिया। पॉयरो ने उससे पूछा, एक बात बताइए लेडी क्लार्क, आपने ये क्यों कहा कि मिस ग्रे झूठी है? क्योंकि वो झूठी है। उसने आपको बोला कि घर पर कोई अजनबी नहीं आया, लेकिन मैंने इसी खिड़की से अपनी आंखों से उसे दरवाजे पर किसी अजनबी से बात करते देखा था। कब? जिस दिन कारमाइकल की मौत हुई, उस सुबह करीब 11 बजे। वो आदमी कैसा दिखता था? आम आदमी जैसा ही दिखता था, कुछ खास नहीं। क्या किसी व्यापारी जैसा? पॉयरो ने पूछा। व्यापारी नहीं, कुछ फटीचर सा था, याद नहीं कर पा रही। तभी अचानक दर्द की एक लहर उसके चेहरे पर उभर आई। मेहरबानी करके अब आप चले जाइए, मैं थोड़ा थक गई हूँ। नर्स, मुझे लेटा दो। हमने उसके इशारे का पालन किया और वहाँ से चले आए।
लंदन वापस जाते हुए मैंने पॉयरो से कहा, ये तो एक अजीब ही कहानी है मिस ग्रे और एक अजनबी के बारे में। देखा हेस्टिंग्स, जैसा मैंने कहा था वैसा ही है। हमेशा खोज निकालने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होता है। लेकिन लड़की ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला और ये क्यों कहा कि उसने किसी को नहीं देखा? इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर पाने का सबसे आसान तरीका होगा सीधे उसी से पूछ लेना, पॉयरो ने कहा। और मान लो कि वो हमें एक और झूठ सुना देती है तो? ये तो और भी दिलचस्प होगा और बहुत ही अर्थ भरा भी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो लड़की उस हत्यारे का साथ दे रही है। मैं ऐसा नहीं सोचता मेरे दोस्त, पॉयरो ने कहा। इतना कहकर वो अचानक चुप हो गया और अपने विचारों में डूब गया। मैं समझ गया कि अब उससे आगे बात करना बेकार है। जब हम व्हाइट हेवन पहुंचे तो हमें बताया गया कि कोई सज्जन पॉयरो से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद फ्रैंकलिन होगा या जैप, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो डोनाल्ड फ्रेज़र था। वो काफ़ी शर्मिंदा सा लग रहा था। पॉयरो ने उसे देखकर उससे पूछा, आप बेक्सेल से आए हैं मिस्टर फ्रेज़र? जी हाँ। माइली हिगली के साथ कोई सफलता मिली? जी नहीं, अभी उस मामले में कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मैं आपके पास क्यों आया हूँ। मैं जानता हूँ, पॉयरो ने कहा। नहीं, आप कैसे जान सकते हैं? तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि कोई ऐसी बात है जो तुम्हें किसी को बतानी है, और तुम बिल्कुल सही हो। मैं ही वो आदमी हूँ। जो कहना है बेहिचक कहो। पॉयरो के इस विश्वास का असर हुआ। फ्रेज़र ने आभार भरी नज़रों से उसे देखा। आपको वाकई ऐसा लगता है? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। मिस्टर पॉयरो, आपको सपनों के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ है। क्या तुम्हें सपने आते हैं? मुझे एक सपना 3 रातों से लगातार आ रहा है सर। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या दिखता है तुम्हें सपने में? वो हमेशा एक सा ही होता है। मैं समुंदर किनारे हूँ, बेटी को ढूंढ रहा हूँ। वो खो गई है। मुझे उसे ढूंढना है। मुझे उसे उसकी बेल्ट देनी है और बेल्ट मेरे हाथ में है। और फिर सपना बदल जाता है। मैं उसे ढूंढना बंद कर देता हूँ। वो मेरे सामने आ जाती है, तट पर बैठी हुई। वो मुझे आते हुए नहीं देखती। मैं उसके पीछे जा खड़ा होता हूँ। वो मेरी आहट नहीं सुनती। मैं बेल्ट उसके गले में डाल देता हूँ और ज़ोर से खींचता हूँ, ज़ोर से खींच देता हूँ। उसकी आवाज़ का दर्द बहुत भयानक था। मैंने अपनी कुर्सी के हत्थे थाम लिए। सब कुछ बेहद वास्तविक लग रहा था। उसका दम घुट रहा है। वो मर जाती है। मैंने उसका गला घोंट दिया है और फिर उसका सिर पीछे की तरफ लुढ़क जाता है और मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो वो मीगन है, बेटी नहीं। कांपते स्वर में इतना कहकर उसने पीछे की ओर टेक लगा ली। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। पॉयरो ने वाइन का एक गिलास भरा और उसे थमा दिया। इसका क्या मतलब है मिस्टर पॉयरो? मुझे ये सपना क्यों आता है हर रात? थोड़ी वाइन पियो, पॉयरो ने आदेश दिया। उसने वैसा ही किया और वो कुछ हद तक शांत हो गया। फिर उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? कहीं मैंने ही तो उसे नहीं मारा? इससे पहले कि पॉयरो कुछ कहता, दरवाजे पर डाकिये की खटखट सुनाई दी और मैं तेज़ी से बाहर चला गया। लेटर बॉक्स में से जो लेटर निकला उसने डोनाल्ड फ्रेज़र की बात में मेरी सारी दिलचस्पी को पल भर में छूमंतर कर दिया। मैं भागा भागा वापस बैठक में गया। पॉयरो, ये आ गया है चौथा पत्र। उसने उछलकर मुझसे पत्र छीन लिया, कागज़ काटने की छुरी उठाई और फाड़कर उसे खोल लिया और पत्र को मेज़ पर फैला दिया। हम तीनों एक साथ पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, अभी भी कोई सफलता नहीं। छी छी, तुम और पुलिस क्या कर रहे हो? ये जो हो रहा है इसमें मज़ा नहीं आ रहा। बेचारा मिस्टर पॉयरो, मुझे तुम्हारे लिए बड़ा अफसोस है। अगर पहली बार कामयाब ना हो तो दोबारा कोशिश कर लो। हमें तो अभी बहुत दूर तक जाना है। टिप्रेरी? नहीं, वो तो बहुत आगे जाकर आता है। लेटर टी से शुरू होता है। अगली छोटी सी घटना
डॉनकास्टर में होगी 11 सितंबर को। तब तक के लिए अलविदा, तुम्हारा ABC। नॉवल के बाकी भाग सुनने के लिए कहानी के अंत में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें।